तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ को कैसे डिड्यूस किया जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, ऐसे, जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये। तो इतना तो हम लोग हर बार लिखेंगे ही, क्योंकि इस चैप्टर में इतना आएगा ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर a conductor of length L and cross sectional area A, ऐसे बस। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, V प्लस माइनस स्विच लगा देंगे। चलिए, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से चलना शुरू कर देंगे। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से चलना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वो v बाई एल इस कंडक्टर के अक्रॉस सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि इसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इसके पास करंट भी है। ऐसे करंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में रहेगा। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपको बताया जा चुका है। रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो। देखिए आप यहाँ पर कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। बहुत सारा चीज इसके बारे में पढ़ाए हैं और आगे भी इसका क्लास और लेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर इन सभी के बीच में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तीनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। आप पहले से भी जान रहे हैं, ओम्स लॉ जब पढ़ाया जाता है तो V इज इक्वल टू IR, ऐसे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनता है, कैसे उसको डिड्यूस किया जा सकता है। तो अभी देखिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ लिख देंगे वी हैव Vd इज इक्वल टू E इंटू E बाई M इंटू टाउ। और आप देखिए E का वैल्यू वहां से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा V बाई L। M नीचे पहले से है, ये है देखिए, और ये टाउ हो गया, रिलैक्सेशन टाइम्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग Vd के लिए। यह Vd का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। अभी पिछला क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि करंट का क्या फॉर्मूला होता है ना। बट करंट का हमारा फॉर्मूला है NEA और Vd। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से सोच करके देखिए कि यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन लाया जा सकता है। Vd का ये इक्वेशन रखा जा सकता है। तो लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, that is equation first in equation second, value of Vd in equation second रख दीजिए। सब अपना से काम करना, इधर उधर कर करके आप देखिए, ट्राई कीजिए, आपको हो सकता है। यहाँ पर ये K रहेगा स्विच। ठीक है, तो अब हमारा I बराबर कितना बन के आ जाएगा, NEA और Vd। तो Vd कितना हो जाएगा, तो Vd हो जाएगा ये, यहाँ से रख लेंगे हम लोग EV टाउ बाई M इंटू L। ये हमारा Vd निकल के यहाँ पर रख जाएगा, रख देंगे हम लोग इसको। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसको रख लेते हैं, टाउ को साथ में रख लेते हैं, एरिया इंटू V से वॉल्यूम नहीं है, V से क्या है, वोल्टेज। तो ये V हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, M इंटू L, ऐसे निकल करके आ जाएगा। अगर आप R पढ़े हैं ओम्स लॉ में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो यह पढ़े होंगे रो L बाई A। तो अब देखिए R का फॉर्मूला जो है L बाई A, यहाँ पर देखिए L बाई A, यहाँ पर भी देखिए L बाई A, पलट देंगे तो आ सकता है L बाई A।
समझ रहे हैं, आ सकता है, पलट देंगे तब। इसको कैसे पलटेंगे, इस प्रकार से देखिए कैसे पलटेंगे। आई बराबर लिखेंगे हम लोग, और ये सब जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है ये सब के सब, जैसे यहाँ पर देखिए अगर इसको आप लिखते हैं आई इक्वल टू, तो वी बाई आर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लिख के दिखा रहे, देखिए आई इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी बाई आर। देखिए इसी को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, वी बाई आर। तो वी को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो वी है इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको नीचे लेकर के आ जाइए। तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे वी लिखेंगे, ठीक है, एम एल, ठीक है। और फिर इसको कैसे लिखेंगे, ये सब यहाँ पर जो टर्म है सब नीचे आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब आप देख सकते हैं कि एल बाई ए आ चुका है, ठीक है। अब जब एल बाई ए आ चुका है तो इसके मल्टीप्लीकेशन में ये जो टर्म पूरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो सकता है, ये रो है, यही हमारा रेजिस्टिविटी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हियर रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा रो हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यही हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आप इसको गौर से देखिए, मास कांस्टेंट है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पिछला क्लास में जो बताए थे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट ही रहता है हर मटेरियल के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट के रूप में उभर करके आ रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है 1 बाई टाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। थोड़ा सा भी इसको लिख लेते हैं, देखिए तो हम लिख सकते हैं हेंस यहाँ पर आई जो हमारा है, आई कितना हो जाएगा V बटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। और हमें पहले से ये पता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, उसमें आपको पढ़ाया जा चुका है कि रो एल बाई ए जो होता है उसके बराबर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V बाई आर। यही हमारा क्या हुआ, ओम्स लॉ हुआ। इसी को हम लोग लिखना चाहेंगे तो V बाई आर, V बटा इसको इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा क्या बन करके आ जाएगा, ओम्स लॉ। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ऐसे। अब चलते हैं, आपको इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार आपको हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए कि ओम्स लॉ का बात आ रहा है। तो ओम्स लॉ तो यही होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर, या फिर I इज इक्वल टू V बटा आर, या फिर V बटा I इज इक्वल टू आर, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज। तो ये सोर्स ऑफ वोल्टेज हो गया, करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रेजिस्टेंस उल्टा कर लेंगे। ये सब फिगर अपना से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए कंडक्टर है, लेंथ कितना इसका है, L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाता है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऐसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इसके बारे में आइडिया क्यों सोचे, क्योंकि सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स के पास जो कैरेक्टर आती है वो क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी से तो करंट बनता है, इसलिए हम यहीं से सोच दिए, यहाँ से सोचे हम लोग स्टार्ट किए। और दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, फिर करंट के बारे में सोचते कैसे हैं पहले फिजिक्स में, इसको देखना आपको पड़ेगा। तो ये करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में हमने देखा कि कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ पर VD के जगह पर इसको उठा करके रख दिए, ठीक है, रख दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व किए हम लोग, तो हम लोग को थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो नॉलेज है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस सारे ऊपर वाले टर्म को नीचे ले आए और वोल्टेज को छोड़ दिए, क्योंकि V बटा आर, V ऊपर रहेगा इसलिए उसको हम लोग छोड़ दिए। फिर यहाँ पर इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसे हम लोग एक नया नाम देंगे इस कांस्टेंट को, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। ये पूरे के पूरे जो है इस मटेरियल का नेचर होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल के अंदर है, ये इसका नेचर है, समझ गए कि नहीं। इस तरह से ये पूरा नेचर किसका है, मटेरियल का है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है ना, द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, तो फर्स्ट कौन सा रहेगा, तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर, इसका मटेरियल का नेचर हो जाएगा।
सेकेंड क्या हो जाएगा, ये वाला रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं टाउ, इस पर डिपेंड करेगा। इसको आप समझिए थोड़ा सा कि होता कैसे है। इस प्रकार से देखिए कि यह है कंडक्टर, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है, कभी इधर आ जा रहा है, ऐसे। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। या फिर यहां से यहां तक आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉलिजन हो गया, फिर यहाँ पर कॉलिजन हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर कॉलिजन हो गया। तो जब जब कॉलिजन होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना पाथ को चेंज कर लेगा। तो यहां से देखिए कॉलिजन यहाँ पर है, एक कॉलिजन यहाँ पर है, तो टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन जो होता है उसके बीच का जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा, जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे रिलैक्सेशन टाइम इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसको हम कुछ, इसका जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसका जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुंचने में जो पहले टाइम लग रहा था अब वो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कम हो जाएगा। जब टाइम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ये डाउन होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप याद रखिए कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो इस तरह से ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब तीसरा जो पॉइंट आएगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। कौन, रेजिस्टिविटी। लेकिन ये जो है रेजिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड प्रेशर। तो ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीज आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, और ये चीज आप अच्छा से समझ लीजिए कि किस पर डिपेंड करता है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आपको पता है कि VD इज इक्वल टू E बाई एम इंटू टाउ होता है, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके बाद I इज इक्वल टू NEA, VD में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पाई जाती है। तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो I बाई NEA। अब आपको देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला इस वाले न्यूमेरिकल में लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब हमको एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इन अ कॉपर वायर। कोई कॉपर वायर हमको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर वायर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी आपको दे रखा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो करंट इससे कितना जा रहा है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1.0 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर ये है। तो एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। आपसे बोल रहा है कि ईच कॉपर एटम, आपको ध्यान में रखना है कि 1 एटम अगर हम रखेंगे तो ये हमें 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हमको देगा, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा जो कंडक्शन का काम करेगा। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम इज, कॉपर का जो भी डेंसिटी है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, रो इज इक्वल टू, इसको हम लोग डेंसिटी लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टिविटी होता है रो का मतलब इस चैप्टर में। तो ये है कितना है आपको, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो होता है इसका, एटॉमिक मास भी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है एटॉमिक मास, ये है 63.5
यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विद, या कंपेयर करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि मुझे क्या बोला है इसमें, ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए बोला है कि निकाल दीजिए। अब देखिए ड्रिफ्ट स्पीड कौन से बनेगा, इससे बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज चाहिए, मास चाहिए, तो हम लोग रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, तो इसे आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस वाले फॉर्मूला को देखिए आप ध्यान से, इसको देखिएगा, तो इसमें करंट, देखिए करंट है, और इसे हम लोग इसकी सहायता से निकालेंगे। पूरा डाटा इसीलिए दे रखा है आपको, ई का मान जानते हैं हम लोग, और एरिया भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, कितना सा लगाएंगे फॉर्मूला, I बाई एन ई इंटू ए, ठीक है। अब लगा देंगे इसको। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर I का मान कितना है 1.5, ई एन का मान को छोड़ दीजिए, अभी आप एन छोड़ दीजिए, ई का मान 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये आपको याद है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, ये हमारा VD हो गया। अब यहाँ पर एन आपको सिखा दे रहे, देखिए जैसे होता क्या है कि 63.5 ग्राम अगर इसको लिखते हैं हम लोग, तो इसके बराबर कितना सारा हो जाएगा, 6 ही रखिए, इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। और एक एटम हमें कितना देगा, एक एटम हमें जो भी है एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम का बात करेंगे, तो 1 ग्राम में कितने सारे एटम हो जाएंगे, एक एटम, तो इतने सारे, इतना ग्राम में इतना सारा, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 63.5, और ये हमारा इतना सारा एटम्स हो जाएंगे, इतना सारा एटम्स हो जाएंगे। और एक एक एटम हमको क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा मास कितना है, तो मास के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए इसकी सहायता लेनी पड़ेगी यहाँ से, है ना। इसको हमको मास यहाँ से निकालना है, तो मास के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मास के लिए होता है, जैसे सबसे पहले आप देखिए कि रो इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इक्वल टू अगर हम निकालते हैं, तो रो कितना रखेंगे, तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहाँ पर देखिए केजी में है, और यहाँ सब हमने ग्राम में रखा है, तो इसको भी ग्राम में कर दिए, और हो गया मीटर के पावर -3। और वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, इसको देखिए इसके लिए लिख दिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अब देखिए ग्राम बच जाएगा। अच्छा से देख लो आप लोग, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 6, ग्राम के लिए कितना एटम्स आ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23, फिर डिवाइड हो जाएगा 63.5, और ये एटम्स आ जाएंगे, इतने सारे एटम्स आ जाएंगे, इतने सारे एटम्स। इन सभी को यहाँ पे आप रख दीजिए, इस पूरे डाटा को उठा करके यहाँ पे रख दीजिएगा, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है तो वीडियो में कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर n का मान जो ये वाला है, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, अब पूरा गुना भागा करेंगे हम लोग सारा, तो ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ये आपको इसका फर्स्ट का आंसर ड्रिफ्ट स्पीड निकल करके आ जाएगा। ये बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो है हमारा सवाल कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन विद द, ये जो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड निकल करके आया है, इसको कंपेयर करने के लिए करा है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता कितना है, ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसको हमको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं, या यहाँ पर आपको हम समझा दे रहे हैं, देखिए आप देख लीजिए अच्छा से, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। अब देखिए ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन को आप देखिए, कंपेयर करना है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करना है किसके साथ, तो ये वाला स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लगभग c के बराबर होता है, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हमारा निकल करके आता है 10 टू द पावर -3, और ये वाला 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। तो इसको 3 को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, इसको मत लीजिए, क्योंकि छोटा अंक है तो हटा सकते हैं, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -11, तो इतना स्मॉलर है। इसे कंपेयर करेंगे 10 टू द पावर -11 टाइम्स स्मॉलर है ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर बोला है यहाँ पर कि थर्मल वेलोसिटी के साथ करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट में आपसे बोला कि थर्मल वेलोसिटी के साथ कीजिए, तो वीडी लिखिए और वीटी लिखिए, थर्मल वेलोसिटी। तो वीडी कितना है, 10⁻³ का रेंज का है यहाँ पे, ठीक है। और वीटी कितना होता है, तो 10⁻²। अभी ये जो सवाल है आप देखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी का सवाल देखिएगा तो उसमें थर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए बोलता है। और थर्मल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1/2 mv², 3/2 kbt, इसकी सहायता से निकालते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और v बराबर निकालिएगा तो ये स्क्वायर उधर जाकर के ओवर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा kbt बटा यहाँ पर हो जाएगा m। तो आपको यहाँ पे रख देना सबका वैल्यू, जैसे आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये 3 रहेगा और kbt का वैल्यू 1.38 है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उधर आपको मिलेगा, ये सब पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में। और 10⁻⁻23, और ये आपका t का वैल्यू 300 केल्विन रखना है, ठीक है। और मास जो है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो भी मास यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है, तो मास रखेंगे 9 × 10⁻31। और इसको आप ऐसे ओवर रूट चढ़ा दो। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एनसीईआरटी बुक में लगभग 2.2 10⁻² ऐसे करके आपको रखा हुआ है आंसर, मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन करने पे इसी के अप्रोक्स में आपको आंसर आएगा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है थर्मल वेलोसिटी से बहुत छोटा है। कितना छोटा है, तो 10⁻⁵ टाइम्स स्मॉलर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का भी आपको काम करा दिए हैं, बाकी इधर का भी काम करा दिए हैं, ठीक है, देख लीजिए।